हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे एस्टिमेशन मॉडल्स का थर्ड मॉडल हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। इससे पहले हमने एलओसी पढ़ लिया था, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस पढ़ लिया था, प्लस हमने उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो देखो, इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी आपके कैलकुलेशन बेस्ड जो भी टेक्निक्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हैं बहुत स्मॉल स्मॉल, मतलब उसमें बहुत सिंपल मैथमेटिक्स ही परफॉर्म करनी है। लेकिन द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप एलओसी काउंट कर रहे हो तो कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, जब आप फंक्शन पॉइंट एनालिसिस कर रहे हो तो कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, और अभी हम जो आगे और पढ़ेंगे तो आपको सेग्रीगेशन आना चाहिए कि कौन से टॉपिक में कौन से फॉर्मूलाज हमको अप्लाई करने हैं। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला रिलेटेड ही बस क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हम हमारे पास ये दे रखा है तो किस टाइप का एस्टिमेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है और उन फैक्टर्स के बेसिस पे किस तरीके का एस्टिमेशन किया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। ठीक है, आप ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने जो पहले तो हमने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उसके आगे ही आपके जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस दे रखा है आरपीसी प्रोग्रामर का, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है ताकि कि हम इसको अलग से कॉन्सेंट्रेट होकर इनके टॉपिक्स पे फोकस कर सकें। तो आइए ज्यादा समय ना लेके हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। ठीक है, अब देखो ये एस्टिमेशन कब आप यूज करते हो, जब हमने एलओसी काउंट के थ्रू सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट किया था, सॉफ्टवेयर को साइज को। तो उस केस में क्या होता था, जो एक्यूरेसी होती थी ना एस्टिमेशन की, वो मिसिंग होती थी। क्यों? क्योंकि जो एलओसी एस्टिमेशन आप परफॉर्म करते थे वो आपका किस पे होता था, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स और नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट्स पे। ठीक है, वहां पे आप एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट्स को भी एस्टिमेट करते थे, प्लस नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट को भी आप यहाँ पे एस्टिमेट करते थे एलओसी काउंट के अंदर। उस वजह से क्या होता था, वहां पे एक्यूरेसी पार्ट जो होती थी वो उसकी मिसिंग होती थी। जबकि जो हमारा हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन किसके लिए यूज होता है, टू मेजर द एक्यूरेट सॉफ्टवेयर साइज। Why? Because this estimation is concentrates on only the executable statement count. जो स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूटेबल हुई हैं, उन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट को ही हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन अपने एस्टिमेशन के अंदर लेता है। इस वजह से जब आप सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करते हो तो ये आपको एक एक्यूरेट सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेट करके देता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली कॉन्सेंट्रेट किस पे होता है, आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स काउंट पे। अब ये यूज कौन सी अप्रोच यूज करता है वो हम देखते हैं। हॉलस्टिड एस्टिमेशन यूजेस द टोकन अप्रोच, ठीक है, टू मेजर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पे टोकन्स क्या होते हैं, यहाँ पे दो टाइप के टोकन्स होंगे। जब आप एक प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम क्या होता है, कोडिंग को आपको मेजर करना है, उसके साइज को एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए हॉलस्टिड एस्टिमेशन क्या करता है, टोकन अप्रोच फॉलो करता है। और यहाँ पे जो ये टोकन्स यूज करता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके ऑपरेटर और एक होते हैं आपके ऑपरेंड। मींस अगर आपको जो कोई प्रोग्राम दे रखा है, उस प्रोग्राम को आपको टोकन्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे दो टाइप के टोकन्स में हम डिवाइड करेंगे। एक आपके ऑपरेटर टाइप के टोकन्स हो जाएंगे और एक ऑपरेंड टाइप के टोकन्स हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोड के अंदर कौन सा वर्ड आपको टोकन, कौन सा वर्ड आपका ऑपरेटर टोकन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऑपरेंड को। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स प्रेजेंट है। उन रूल्स के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटर है, टोकन है, और कौन सा ऑपरेंड टोकन है आपके गिवन प्रोग्राम के अंदर, और उसके बेसिस पे हम करते हैं यहाँ पे हॉलस्टिड एनालिसिस। तो हम पहले रूल्स देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर फंक्शन कॉल्स आएंगे, ठीक है, आइदर वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कॉल हो या फिर बिल्ट इन फंक्शन कॉल्स हो, वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, जबकि ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं, आपके कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, लाइक 1 2 है ना, 3 4, ये सब आपके कॉन्स्टेंट्स जो हैं जितने भी, वो ऑपरेंड्स में आएंगे। वेरिएबल जैसे हो गए आपके यहाँ पे, वेरिएबल्स आप कह सकते हो ए बी सी, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप में आपने वेरिएबल बनाया है तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके ऑपरेंड। या फिर स्ट्रिंग हमने कोई ले ली, जैसे वेलकम, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब आपके ऑपरेंड्स होंगे। जबकि ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो जो फंक्शन कॉल्स है वो आपके ऑपरेटर होंगे। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स जो है हमारे, लाइक ऑपरेटर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस एटसेट्रा, ये सब जो होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये सब जो होंगे ये आपके ऑपरेटर्स होंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गए, लाइक आपके इफ हो गया, ठीक है, एल्स हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, ठीक है, फॉर लूप हो गया,
जो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स किस में आ जाएंगी? आपकी ऑपरेटर के अंदर। नेक्स्ट आप देखिए कीवर्ड्स, जो भी स्पेशल वर्ड्स होते हैं आपके कीवर्ड, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है ना, या फिर आप बोले डबल हो गया, ठीक है, कैरेक्टर, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स हो गए। या कोई स्पेशल वर्ड जो होते हैं हमारे ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, रिटर्न, ये सब जो होंगे ये सब क्या होंगे? आपके ऑपरेटर होंगे ये सब भी, ठीक है, कीवर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पेयर्ड और ब्रैकेट सेपरेटर। पेयर्ड ब्रैकेट मींस जो भी ब्रैकेट्स होंगे आपके, ये भी एक तरीके से ऑपरेटर होंगे, और जो सेपरेटर होते हैं लाइक कॉमा सेपरेटर हो गया, और टर्मिनेटर जो होता है आपका सेमीकोलन, ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे? ऑपरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? गो टू स्टेटमेंट के अंदर, जैसे हम गो टू स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? गो टू लेबल और गो टू ऑपरेटर। तो जो भी आप लेबल यूज करेंगे वो लेबल तो आपका क्या होगा? ऑपरेंड होगा, लेकिन गो टू जो होगा वो क्या होगा? ऑपरेटर, क्योंकि गो टू भी एक तरीके से क्या हो गया? कीवर्ड हो गया, स्पेशल वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है आपका प्रोग्राम के अंदर। तो गो टू तो एज अ ऑपरेटर वर्क करेगा, लेकिन गो टू के साथ जो भी लेबल आप यूज करोगे वो लेबल क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेंड, ठीक है। और देखते हैं इसमें रूल्स क्या है। अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है ऑपरेटर और ऑपरेंड को। बट ये रूल्स आपको समझ में आने जरूरी है कि ऑपरेटर्स कौन से टोकन्स होते हैं और ऑपरेंड कौन से टोकन्स होते हैं। और एरे के अंदर जैसे सपोज हम देखें तो एरे का सिंटैक्स क्या होता है? एरे का नेम होता है, ठीक है, हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। जैसे सपोज एरे का वेरिएबल हो गया एरे, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसकी कोई इंडेक्स दे दी है, ठीक है, इंडेक्स सपोज हमने वेरिएबल में दी, और ये वेरिएबल में मैंने यूजर से लिया है। तो यहाँ पे आप देखें तो जो एरे का नेम है और जो इंडेक्स है, ये दोनों तो क्या होंगी? आपकी ऑपरेंड होंगी। जबकि जो ये ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट, ये क्या होगा? आपका ऑपरेटर, ठीक है। ये कॉमा सेमीकोलन भी हम यूज करते हैं सिंटैक्स के अंदर, तो सेमीकोलन भी आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटर। अभी मैंने बताया टर्मिनेटर्स भी आपके ऑपरेटर टोकन्स होंगे। जबकि वेरिएबल, एरे का जो नेम है वो एक वेरिएबल है, और इंडेक्स भी कई बार आप जब यूजर से पूछते हैं तो एक वेरिएबल की फॉर्म में देते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी? आप चाहे वेरिएबल की फॉर्म में पूछे या फिर आप डायरेक्ट सपोज ऐसे भी दे दें ए ऑफ 10, तो भी ये 10 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट भी आपका क्या होता है? ऑपरेंड होता है। अभी हमने फर्स्ट में देखा कांस्टेंट, वेरिएबल एंड स्ट्रिंग। तो देखो ए जो है, ए तो आपका एक वेरिएबल नेम हो गया, और 10 क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे? आपके ऑपरेंड में। जबकि जो आप ये यूज कर रहे हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटर। इसके अलावा एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी कमेंट्स हैं या हैश डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी ब्लैंक स्पेसेस है वो इग्नोर किए जाते हैं। मतलब हैश डायरेक्टिव्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम सी की बात करें, सपोज सी के अंदर क्या हो जाएंगी? हैश इंक्लूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि जो भी डायरेक्टिव्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है प्रोग्राम के अंदर, वो आप यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। कमेंट्स यहाँ पे इग्नोर कर दिए जाते हैं, और ब्लैंक स्पेसेस इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है टोकन्स का रूल, कि ऑपरेंड टोकन्स और ऑपरेटर टोकन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन रूल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं? प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स को डिकम्पोज कर देते हैं टोकन्स के अंदर, और देन दीज सेम टोकन्स इंफॉर्मेशन विल बी मेंटेन्ड इन द डेटा बेस। एंड टोकन डेटाबेस कंटेन द फॉलोइंग फील्ड नेम्स। ये क्या कह रहा है कि इन जो भी हमने ये रूल्स ऊपर डिफाइन किए, उन रूल्स के बेसिस पे आप क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट के डिकम्पोज कर देते हैं टोकन्स में, और यही जो सेम टोकन की इंफॉर्मेशन है ये आपके डेटाबेस के अंदर भी मेंटेन रहती है। और जो टोकन का डेटाबेस बनता है उसके अंदर कुछ फील्ड नेम्स आपके कंटेन्ड रहते हैं। वो कैसे रहते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज ये एक आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, a इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस 3। अब आपकी फील्ड्स क्या होंगे टोकन डेटाबेस के अंदर? एक तो होगा आपका नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स, दूसरा होगा आपका नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑपरेटर, देन नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड एंड नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द ऑपरेंड। मतलब सबसे पहले वाला जो फील्ड है वो आपको बताएगा कि आपका जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, अभी हम एक सिंगल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखेंगे पूरा एक प्रोग्राम। आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कितना है। तो नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कितना है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। इसके बाद उस यूनिक ऑपरेटर के कितनी नंबर ऑफ अकरेंस थी आपके प्रोग्राम के अंदर, वो यहाँ पे लिखेंगे।
थर्ड फील्ड में हम लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट थे। दो ही टोकन से हमारे पास, ऑपरेटर और ऑपरेंड। तो दूसरा हम देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट कितने हैं और उन यूनिक ऑपरेंट्स की कितनी अकरेंस है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें देखिए हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कौन कौन से। तो देखो इक्वल टू एक ऑपरेटर है, इसके बाद ब्रैकेट एक ऑपरेटर है, तो ब्रैकेट आपको पूरा एक साथ लेना है, पेयर्ड लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई इज ऑल्सो वन ऑपरेटर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आ रहा है, इक्वल टू हो गया, ब्रैकेट हो गया, प्लस भी है एक, ठीक है, और टर्मिनेटर। तो ये सारे तो आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है ना। और कोई ऑपरेटर है नहीं, देखो इक्वल टू है, ब्रैकेट था, मल्टीप्लाई था, प्लस था और टर्मिनेटर था, ठीक है। अब एक बार पहले हम इसमें नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑपरेंट्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए जो है वेरिएबल है तो ए ऑपरेंट में हो जाएगा, बी इज ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वेरिएबल नहीं है, ऑपरेंट नहीं है, ये भी ऑपरेंट नहीं है, ए हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हमें यूनिक आइडेंटिफाई करने हैं। 3 इज ऑल्सो ऑपरेंट, क्यों, क्योंकि 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपन किस में आइडेंटिफाई करते हैं, ऑपरेंट टोकन के अंदर। तो ये हमारे नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स की लिस्ट निकल गई और ये हमारी नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट्स की लिस्ट निकल गई। तो यहाँ पे देखिए ये सेम चीज हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी कोई एक ऑपरेटर है उसका नंबर ऑफ अकरेंस कितना है एक्सप्रेशन के अंदर। तो आप देखिए इक्वल टू कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है, तो यहाँ पे हमने एक लिख लिया। ब्रैकेट कितनी बार आया है, देखो ब्रैकेट 2 बार आए, एक तो ये वाला ब्रैकेट है और एक ये वाला ब्रैकेट है। इसको 4 बार काउंट नहीं करना है, ब्रैकेट पूरा कंप्लीटली पेयर में काउंट होगा, क्योंकि अगर पेयर में काउंट करना पड़ेगा ना तभी आपका एक वैलिड स्टेटमेंट बनेगा, वैलिड एक्सप्रेशन बनेगा, इसलिए इसको आपको पेयर में काउंट करना है। तो 2 पेयर्स हैं आपके पास, तो यहाँ हमने लिख लिया 2। एडिशन ऑपरेटर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, देखो a प्लस बी एंड a प्लस सी, तो 2 बार आया तो यहाँ पे 2 बार लिख लिया। मल्टीप्लाई ऑपरेटर कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम, तो यहाँ 1 टाइम लिख लिया। और टर्मिनेटर ऑपरेटर भी आपका 1 टाइम आया। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट्स का अकरेंस कितना है। तो a देखो कितनी बार आया, 1 2 एंड 3, तो यहाँ लिख लिया 3। बी कितने टाइम्स आया, ओनली 1 टाइम, और 3 कितने टाइम आया, ये भी ओनली 1 टाइम। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट्स है उनको तो हम किससे बताते हैं, समेशन स्मॉल n1 से। इनके अकरेंस को बताते हैं, इनके अकरेंस का जो समेशन है उसको बताते हैं कैपिटल N1 से। नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट के समेशन को बताते हैं स्मॉल n2 से, और नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ऑपरेंट को हम बताते हैं कैपिटल N2 से। अब इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे हम निकालेंगे हमारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो देखो ये हमने चारों वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लिए ब्रैकेट में। अब हमको इनके बेसिस पे एस्टिमेट करने हैं एट्रीब्यूट, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोग्राम। एट्रीब्यूट्स मींस जिनकी प्रॉपर्टी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे सॉफ्टवेयर का साइज, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें तो वोकैबुलरी क्या हो जाएगी, वोकैबुलरी में तो देखो वोकैबुलरी में तो आपके रिपीटेशन नहीं होता है, डुप्लीकेसी नहीं होती, उसके अंदर तो यूनिक वैल्यूज आती हैं। तो वोकैबुलरी में तो क्या आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स थे और कितने नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट्स थे, ठीक है। ये आपकी वोकैबुलरी को बताएगी। तो n1 प्लस n2 तो क्या हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी। लेंथ कैसे बताओगे, लेंथ के आपको अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी जो ऑपरेंट था या ऑपरेटर था उसके कितने नंबर ऑफ अकरेंस थी। तो उस केस में क्या सम हो जाएगा, n1 प्लस n2, क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ की बात करें। वोकैबुलरी के अंदर तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एक मेंटेन करके रख रहे हो जिसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेंट्स यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यूज है। तो इसलिए हमने यहाँ पर तो नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स को जब नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंट से प्लस किया तो हमें वोकैबुलरी मिली। इसी तरीके से अगर अकरेंसेस को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद अगर हम एस्टिमेटेड लेंथ निकालना चाहें प्रोग्राम की, एक तो हमने n निकाला, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक तो हमने कैपिटल N निकाला, एक हम निकालते हैं थर्ड पॉइंट में एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द प्रोग्राम किससे निकालेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड है उससे कैसे निकलेगा, n1 log base 2 n1 प्लस n2 log base 2 n2। तो यहाँ पे जब n जो वैल्यू थी, जो ये वाली वैल्यू थी, ये तो हमने कब एस्टिमेट की, आफ्टर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, जबकि n कैप वैल्यू जो है वो कब एस्टिमेट होती है आपकी, बिफोर द प्रोग्राम डेवलपमेंट।
जब आप कंपेयर करते हो n को और n कैप को तो इनकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आती है। हम एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते क्योंकि वी डोंट नो बिफोर द प्रोग्राम डेवलपमेंट कि आपको कितनी वैल्यूज यूज हो रही हैं, कहाँ पे वो वेरिएबल यूज होगा, तो अकरेंसेस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप n कैपिटल N और n कैप की वैल्यू को कैलकुलेट करके कंपेयर करते हैं तो इनकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आती है। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम जो है प्रोग्राम का वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैपिटल N लॉग बेस टू स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n क्या है हमारा यहाँ पे वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम और कैपिटल N क्या है लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम लॉग बेस टू वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम बिट्स। ठीक है, इसके बाद लेवल जो होगा प्रोग्राम का वो कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल L। ठीक है, लेवल को हम L से डिफाइन करेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली है कि लेवल का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का जो लेवल है वो किससे कौन सी रेंज में एस्टिमेट होता है आपका 0 से 1 की रेंज में। अगर प्रोग्राम का लेवल काफी लो है उसका मतलब क्या होता है, आपका जो कोड है वो काफी पेसिमिस्टिक कोड है। इसका मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसको रीड और अंडरस्टैंड करने में, दैट्स वाई डिफिकल्टी क्या हो जाएगी, हाई। यानी अगर लेवल लो है तो डिफिकल्टी हाई हो जाएगी क्योंकि इट इज डिफिकल्ट और इट टेक्स टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। जबकि अगर लेवल हाई है, लेवल हाई इसका मतलब क्या है, इट विल रिक्वायर अ लेस टाइम टू अंडरस्टैंड एंड रीड द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स वाई डिफिकल्टी इज लो। तो इस रिलेशनशिप से हम क्या बोल सकते हैं, योर डिफिकल्टी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ योर लेवल। ठीक है, जितना लेवल कम होगा उतनी डिफिकल्टी हाई होगी, जितना लेवल हाई होगा प्रोग्राम का उतना डिफिकल्टी यहाँ पे लो होगी। इसके बाद है एफर्ट निकालने के लिए हम एफर्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेवल, या फिर 1 अपॉन लेवल को हम डिफिकल्टी भी लिख सकते हैं तो वॉल्यूम इनटू डिफिकल्टी, दोनों ही हो सकता है। अगर एग्जाम में आपसे सपोज लेवल दे रखा है तब तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेवल हो जाएगा, और आपको डिफिकल्टी के केस में दे रखा है तो वॉल्यूम इनटू डिफिकल्टी हो जाएगा। जो लिमिट होती है आपके हॉलस्टिड एफर्ट की वो एलिमेंट्री मेंटल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, एलिमेंट्री मेंटल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और प्रोग्रामिंग टाइम अगर आपको एस्टिमेट करना है तो वो क्या हो जाता है, एफर्ट डिवाइडेड बाय बीटा। बीटा यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लाई करती है 5 से लेके 20 तक। नॉमिनली आपकी बीटा की वैल्यू ली जाती है 80। ठीक है, तो टाइम जो हो जाता है प्रोग्रामिंग टाइम वो कितना होता है, एफर्ट डिवाइडेड बाय बीटा सेकेंड। और एफर्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेवल और वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय योर डिफिकल्टी लेवल। आइए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें और इजीली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड एस्टिमेट द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ हॉलस्टिड एनालिसिस। क्या दे रखा है, ये हमें कंप्लीट एक प्रोग्राम दे रखा है और इसमें से हमें आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, उनके अकरेंसेस, और हमें हॉलस्टिड एनालिसिस में जितने भी हमने ये टर्म्स पढ़ी थी, जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े, सारे फॉर्मूलाज हमें इसके डिराइव करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। बेसिकली हमें सबसे पहले इनका टोकन डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके बाद ही हमें n1 n2 की वैल्यू मिलेगी और कैपिटल N1 एंड n2 की वैल्यू मिलेगी, और इन वैल्यू के बेसिस पे ही हम हमारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कितने हैं और नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स कितने हैं। तो देखो इंट जो है, इंट क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट क्या हो जाएगा, सॉर्ट मैंने आपको बताया था जो भी फंक्शन कॉल है, ठीक है, वो आपके किस में जाएंगे, फंक्शन कॉल का जो वेरिएबल है वो किस में जाएगा, सॉर्ट आपका ऑपरेंड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट आपका किस में जाएगा, ऑपरेटर में। तो ये देखो ब्रैकेट गया ऑपरेटर में।
और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दे रखा है, इंट दे रखा है, तो इंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट एक बार लिख चुके हैं हमारे यूनिक ऑपरेंड्स में। एक्स आपका वेरिएबल हो जाएगा, एन आपका वेरिएबल हो जाएगा, तो ये दोनों ऑपरेंड में चले जाएंगे एक्स और एन, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये किस में चला जाएगा, आपका ऑपरेटर में, ओके। इसके बाद चलो नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रेसेस आ गए, तो कर्ली ब्रेसेस भी आपके एक बार काउंट हो जाएंगे, तो कर्ली ब्रेसेस भी आपका किस में आ जाएगा, ऑपरेटर में, ठीक है। इसके बाद इंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आई, जे, सेव और m1, ये चारों वैल्यूज किस में आ जाएंगी आपकी, ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी आपकी ऑपरेंड में, ठीक है, आई, जे, सेव एंड m1। जबकि जो कॉमा सेपरेटर है और सेमी कोलन है, ये किस में आ जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स में, तो कॉमा और सेमी कोलन। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे im1 हम ओके, ये दिस इज योर im1, ठीक है। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू i माइनस 1, तो देखो इक्वल टू सॉरी हम यहाँ पर ही अभी सॉरी हम अभी यहाँ तक इस लाइन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इस लाइन में देखिए, इफ ब्रैकेट n इज लेस देन 2 रिटर्न 1, तो जो इफ है, ब्रैकेट है, रिटर्न है, लेस देन है और ये सेमी कोलन है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके ऑपरेटर्स में, क्योंकि इफ और रिटर्न आपका रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है। आपके ब्रैकेट जो है ये हम ऑलरेडी ऑपरेटर में लेते ही हैं, सेमी कोलन भी हम ऑपरेटर में लेते हैं, जबकि एन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 एक कांस्टेंट है, ये आपका नंबर ऑफ ऑपरेटर में ऑपरेंड में चला जाएगा, ठीक है। 2 ये देखिए नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स में चला गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम आएंगे फॉर लूप में, तो फॉर लूप में अगर हम देखेंगे तो फॉर जो है वो भी आपका किस में हो जाएगा, ऑपरेटर में आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इज इक्वल टू हम ऑलरेडी यहाँ पे नहीं ले चुके अभी, तो इक्वल टू भी आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, प्लस प्लस जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इनको हम मेंटेन कर लेंगे और इनकी वैल्यूज को यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी चीज है, आपको सिंपली सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेंड है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, इनके नंबर ऑफ अकरेंस निकालने हैं, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ अकरेंस इंट का हम देखें तो कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2, 3, 4, और कहीं पे है क्या इंट, और कहीं पे नहीं है, तो इंट के कितने नंबर ऑफ अकरेंस हो गए, 4। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, बाकी आप फिर आप नोट्स में से खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे सॉर्ट है, सॉर्ट यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड है और सॉर्ट कितनी बार आ रहा है, 1, बस एक ही टाइम आ रहा है सॉर्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से देखो x जो है, x नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड और x कितनी बार अकर हो रहा है, 1। इसके बाद आप चलिए आगे देखिए कहाँ पर आ रहा है x, यहाँ पे कहीं x नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स x की वैल्यू आ रही थी, देखो x इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज के अकरेंसेस यहाँ पे निकाल लिए हैं और यहाँ से हमें n1 की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल N1 की मिल जाएगी, स्मॉल n2 की मिल जाएगी और कैपिटल N2 की मिल जाएगी। ये वैल्यूज कैसे मिलेगी, बस आपको इनकी वैल्यूज को सम करना है कि देखो नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, तो स्मॉल n1 तो हो गया 14, ठीक है। और इनके अकरेंसेस को आप ऐड कर लेंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा 53। इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10, तो कितने हो गए 10, और इन्हीं के जो अकरेंसेस है उनको प्लस कर लेंगे तो कैपिटल N2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये चारों वैल्यूज हमें मिल गई। वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम क्या होती है, स्मॉल n1 प्लस स्मॉल n2, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। आपकी लेंथ ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है, कैपिटल N1 प्लस कैपिटल N2, तो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कैसे निकल जाएगा, 53 प्लस 38, तो कितना आ जाएगा 91। एस्टिमेटेड लेंथ अगर निकालनी तो क्या हो जाती है, N1 log base to N1 एंड N2 log base to N2, यही होता है जो हमारी एस्टिमेटेड लेंथ होती है, वो होती है N1 log base to N1 प्लस N2 log base to N2। N1 और N2 की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो ये देखो हमारा कितना आ रहा है 86.522, मीन्स 87 हमारी एस्टिमेटेड लेंथ आ रही है बिफोर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, और हमारी आफ्टर द प्रोग्राम डेवलपमेंट कितनी वैल्यू आ रही थी 91। तो देखो बहुत कम डिफरेंस होता है इनके बीच में,
91 हमारी आफ्टर द प्रोग्राम डेवलपमेंट है और बिफोर द प्रोग्राम डेवलपमेंट हमारी 87 आ रही थी। वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम का फॉर्मूला हमने अभी देखा है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम का, ये देखिए वापस आपको एक बार बता देती हूँ। कैपिटल एन लॉग बेस टू स्मॉल एन, यानी लेंथ ऑफ द प्रोग्राम लॉग बेस टू वोकेबलरी ऑफ द प्रोग्राम बिट्स, ठीक है। तो कैपिटल एन और स्मॉल एन की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। कैपिटल एन कितना है हमारा 91, तो ये कैसे निकलेगा 91 लॉग बेस 2 और स्मॉल एन कितना है आपका 24, तो इससे आपकी निकल जाएगी वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम निकालना है तो क्या होगा 2 इंटू स्मॉल एन 2 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन 1 मल्टीप्लाई बाय एन 2, यही फॉर्मूला होता है आपका। लेवल ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है 2 इंटू एन 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा स्मॉल n1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल n2। सबकी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो लेवल ऑफ द प्रोग्राम निकल जाएगा, जो कितना आ रहा है 0.0375। लेवल अगर आपका 0.0375 है तो डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाता है आपका d इज इक्वल टू 1/l, तो 1/l मतलब कितना हो जाएगा 1/0.0375। ये सब आप कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व करके देख लेना, इतना डिफिकल्ट लेवल्स का नहीं आएगा क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि इन्हीं से ही रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स वो पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि लेवल का मतलब क्या है, डिफिकल्टी का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। कई बार वो लोग क्या है क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं, तो वो क्या स्मॉल वैल्यूज आपको दे देते हैं जो कि इजीली कैलकुलेट हो पाती हैं, लेकिन वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूलाज पता होंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 27.027। तो डिफिकल्टी लेवल देखो हाई आ रहा है क्योंकि आपका लेवल जो है प्रोग्राम का वो काफी लो है, यानी जो कोड है वो आपका कैसा है यहाँ पे काफी पेसिमिस्टिक है। एफर्ट जो है वो कैसे निकलता है आपका वॉल्यूम इनटू डिफिकल्टी लेवल या फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेवल, तो यहाँ से आपका एफर्ट निकल जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग टाइम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टी की वैल्यू होती है आपकी ई डिवाइडेड बाय बीटा। अगर बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है तो नॉमिनल वैल्यू ले लेनी है, मींस 18, और एफर्ट अभी हमने ऊपर निकाला है ये कितना आ रहा है 11270.27। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 626.126 सेकंड में था ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, लेकिन ये सब वैल्यूज आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसका रूल आपको मैंने बता दिया है, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कैसे करना है, ठीक है। बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये क्वेश्चन खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखिए, तो क्या होगा आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफर्ट एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।